टॉपिक है। देखो रे ऑप्टिक्स है, मैं सब कुछ रिवाइज कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है, सबसे पहले समझना है कि रे ऑप्टिक्स में हम कोई भी सबसे पहले जो हमारी लाइट है वो किसका किसका पार्ट है, ईएम स्पेक्ट्रम का। स्पेक्ट्रम में सबसे पहले हमारी रेडियो कौन सी वेव आती है, रेडियो वेव, उसके बाद माइक्रोवेव्स, उसके बाद इंफ्रारेड, उसके बाद यूवी। इन दोनों के बीच में एक छोटा सा रीजन होता है, कौन सा रीजन, विजिबल विजिबल लाइट का। इसकी वेवलेंथ की वो बताओ, रेंज क्या वेवलेंथ की रेंज होती है? 400 टू 700 नैनोमीटर एक्स रे। उसके आखिरी में उसके ऊपर भी जाऊंगा तो कॉस्मिक। और इसमें बहुत छोटा सा रीजन है जो विजिबल है ना, जिसको हम लाइट बोलते हैं। जो हम मतलब हम ऐसा नहीं है, हमारे आसपास सब है। जैसे हम फोन चलाए तो रेडियो वेव भी है ही, माइक्रोवेव सबका यूज भी पता होना चाहिए। ईएम वेव में पढ़ लिया होगा, रेडियो वेव रेडियो में यूज होता है, माइक्रोवेव ओवन्स में यूज होता है, इंफ्रारेड तुम्हारे हीट वीट जो हीटर्स होते हैं उसमें यूज होता है। उसके बाद क्या बोल रहे हो, इंफ्रारेड पता है वो रेज भी होती है। जैसे मान लो सनलाइट आई, मैं अर्थ की सरफेस को उन्होंने गर्म कर दिया। जब अर्थ की सरफेस गर्म होती है तो थोड़ी देर बाद वो कूल होती है। कूल मतलब रेस को क्या करेगी, अर्थ की सरफेस। तुमने वो देखा है गर्मी में कभी किसी मंदिर वंदिर चले जाओ तो मार्बल्स होते हैं और फिर डायरेक्ट धूप आ रही होगी तो मार्बल गर्म हो जाता है और शाम को जाकर ठंडा होगा तो उसने क्या करा, रेज वापस, वो रेज वापस रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है। जो रेज वापस दे रहा है ना उसे इंफ्रारेड बोला जाता है। और हीटर्स में भी क्या होता है, तुम देखोगे जिनमें जो हीटर्स चलाते हैं एक वो वाला आता है जिसमें जो रेड हॉट हो जाता है ना, उससे क्या होता है, उससे भी जो रेज आ रही है वो कौन सी, इंफ्रारेड है ना। उसके बाद यूवी, यूवी को तो पता ही होगा सबको, सनलाइट से आ रहा है ना। उसके बाद है एक्सरे। एक्सरे जो एक्सरे पता ही है ना, हॉस्पिटल में एक्सरे होते हैं। और एक गामा रे, ये किससे यूज होता है, कैंसर सेल को, है ना। आया समझ, कोई दिक्कत कोई परेशानी? इसमें एक बहुत छोटा सा रीजन है जो हमारा क्या, लाइट है ना। अब जो क्योंकि ये ईएम स्पेक्ट्रम का पार्ट है तो जो ईएम वेव जो भी प्रॉपर्टी को एग्जिबिट करता है वो सारी प्रॉपर्टीज को ये शो करेगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी? ठीक है, अभी क्या है कि ये बताओ, मैंने ये बता रखा है तुम लोगों को, जो वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी ऑफ ईएम वेव, वेलोसिटी ऑफ ईएम वेव वो c के बराबर होता है जब कौन सा मीडियम हो, मीडियम तुम्हारा वैक्यूम होना चाहिए या फिर एयर होना चाहिए। पर इसकी स्पीड का एक और फॉर्मूला बताया था, इट इज इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट ऑफ म्यू एम ई एम। और ये किसके बराबर था, अंडर रूट ऑफ, मैंने बता रखा ना, म्यू आर इज इक्वल टू म्यू एम बाय म्यू नॉट और ई आर इज ई एम बाय, तो तुम यहां से म्यू एम को लिख सकते हो म्यू आर म्यू नॉट और ई एम को लिख सकते हो। तो यहां से ये चीज किसके बराबर थी, यहां से तुम्हें मैंने बताया था कि अंडर रूट ऑफ म्यू आर ई आर को एक तरफ लिख दो और म्यू नॉट ई नॉट को तरफ लिख दो। तो इस चीज को क्या बोलते हैं, सी, और इस चीज को क्या बोलते हैं, एन। तो वेलोसिटी इज सी बाय एन। और तुम्हें पता है जब मैं एक मीडियम से दूसरे, ठीक है, तो वेलोसिटी जो होता है, वेलोसिटी ऑफ ईएम वेव, ये सिर्फ लाइट के लिए नहीं है, सभी के लिए है। तुमने सुना भी होगा क्लास 10th में सुना होगा, पढ़ा है कि जब एक मीडियम से हम दूसरे मीडियम में ट्रैवल करते हैं तो स्पीड ऑफ लाइट जो होती है चेंज हो जाती है। जैसे अगर वाटर में ज्यादा होगी या फिर एयर में ज्यादा होगी, एयर में ज्यादा होगी। वो किस वजह से है, क्योंकि एयर वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है और एयर का अलग है। एयर का क्या होता है 1, इसलिए ये किसी में जाता है सी के। आया समझ, कोई दिक्कत कोई परेशानी? एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये समझ आया, कोई दिक्कत कोई परेशानी? अच्छा, एक और चीज मैंने बता दिया था तुम लोगों को कि तुम लोगों को ये पता है ना कि अगर मैं इधर से इधर मूव करता हूं तो मेरा फ्रीक्वेंसी बढ़ता है, वेवलेंथ कम होता है। इसका मतलब ये है कि ये रब कर दूं ये वाला पार्ट। आप सुनो,
यहाँ से यहाँ जाते हुए असल में क्या है, ये थोड़ी इनकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, जैसे जैसे मैं पास जाता रहूंगा वेवलेंथ क्या होती रहेगी, इधर जाते हुए और कम हो जाती है। वो तुम्हारे इसमें शायद बना के दिखा भी रखा होगा, बना हुआ है, इधर से जाता है वो तो वेवलेंथ क्या होती है, कम हो जाती है। वेव की वेवलेंथ आया समझ, ठीक है। हैं नहीं चिल्ड्रन की होती। अरे सुनो, एक बार बताओ, मैं यहाँ पर एक चीज बता देता हूँ जो मैं रिफ्लेक्शन में पढ़ाता हूँ, यहीं पे बता देता हूँ। मान लो ये एक मीडियम 1 है, मीडियम 1 है, इसका रिफ्लेक्टेड इंडेक्स N1 है। लाइट यहाँ से यहाँ ट्रैवल कर रही है, मीडियम 2 में जा रही है। मीडियम 1 से 2 जाने में एक चीज का ध्यान रखना है कि फ्रीक्वेंसी दोनों में सेम रहेगी। फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, सेम फ्रीक्वेंसी, बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज सोर्स डिपेंडेंट। चेंज क्या होगा, अब तुम्हें पता होना चाहिए, ये पता है कि जो वेलोसिटी है वो होता है लैम्डा इंटू एफ के बराबर होता है। फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, बस चेंज क्या होगा, वेलोसिटी एंड वेवलेंथ। तो इन दोनों में चेंज क्या होगा, v या लैम्डा, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में मूव करने पे, है ना। मीडियम 1 में v1 किसके बराबर होगा, c बाय, और v2 किसके बराबर होगा, c बाय n2। तो अगर मैं v1 बाय v2 का रेशियो लूं तो किसके बराबर हो जाएगा, c बाय n1 बाय c बाय, दैट इज n2 बाय v1 बाय v2 इज n2 बाय। अच्छा एक और चीज पढ़ी तुमने, v1 किसके बराबर होगा, लैम्डा 1 इंटू फ्रीक्वेंसी, v2 किसके बराबर होगा, लैम्डा 2 इंटू, तो तुमने पढ़ लिया v1 बाय v2 n2 बाय n1 लैम्डा 1 बाय। अब तुम्हारे जो ऑप्टिक्स है ना, ऑप्टिक्स तुम्हें पढ़ना है, तुम्हारे सिलेबस में 2 ऑप्टिक्स हैं, एक का नाम है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और दूसरे का नाम है वेव ऑप्टिक्स। असल में लाइट के पास 2 नेचर है, पार्टिकल एंड वेव। असल में ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में तुम 2 चीजों के बारे में पढ़ोगे, एक है रिफ्लेक्शन और दूसरा है, रिफ्लेक्शन में भी तुम्हारे 3 केस होंगे, एक प्लेन मिरर, एक कॉनकेव और एक क्या, 10th का डायग्राम कौन बनाता है डायग्राम, किसे सुन के आते नहीं, डायग्राम थाना बनाने के लिए आता है, वो तो बस नॉर्मल से केस होंगे, लेंस मेकर फॉर्मूला या फिर प्रिज्म का केस होगा तब। अरे 5 मिनट भी नहीं लगते। और रिफ्लेक्शन पढ़ोगे तुम, इसमें तुम क्या पढ़ोगे, स्लैब। रिफ्लेक्शन किसके थ्रू पढ़ोगे, एक स्लैब के थ्रू पढ़ोगे, प्रिज्म के थ्रू पढ़ोगे, तो तुम्हें आता होगा, ठीक है। स्लैब, प्रिज्म और आखिरी में पढ़ोगे लेंस। लेंस में भी 2 केस, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। इतना नहीं, इतना सिंपल नहीं होगा। अब तुमने क्लास 10 में बस कॉनकेव कॉन्वेक्स पढ़ा था, अब इसमें तुम सीखो प्लेनो कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉनकेव, कॉन्वेक्स, कॉनकेव कॉन्वेक्स में एक साथ मर्ज कर दूं, सारे केस होंगे ये वाले। हाँ याद नहीं करने पड़ेंगे, सॉल्व करने पड़ेंगे। अरे रे डायग्राम तो वही है, रे डायग्राम वही वाले हैं जो तुम्हारे 10th के थे, रे डायग्राम कब चेंज नहीं होंगे, बस एक एक्स्ट्रा पढ़ोगे प्रिज्म का, वो तो आता होगा तुम लोगों को। अब देखो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स कब लगाएंगे, अच्छा वेव ऑप्टिक्स में तुम दो फिनोमेना पढ़ोगे, एक होगा इंटरफेरेंस और दूसरा इंटरफेरेंस बोल जाना, दूसरा होगा डिफ्रैक्शन। हमारा जो चैप्टर है अभी वो ये वाले पार्ट से डील करेगा, इसका नेक्स्ट चैप्टर होगा वो वेव ऑप्टिक्स से डील करेगा। असल में ये कब लगाते हैं और ये कब लगाते हैं पता होना चाहिए। जब भी लाइट है वो एक वेव है, उसके पास क्या है, वेवलेंथ, वो ऐसे ऑब्जेक्ट से डील करती है जिसके डायमेंशंस उसके वेवलेंथ से काफी बड़े होते हैं। फॉर एग्जांपल वॉल पे जाके टकरा गई, तुम्हारे फेस पे आके टकरा गई, तो उसका डायमेंशंस क्या है, काफी ज्यादा बड़े हैं। तो इसमें जो फिनोमेना लगेगा वो जो भी कॉन्सेप्ट लगेगा वो किसका लगेगा, रे ऑप्टिक्स का। किसका लगेगा, रे ऑप्टिक्स का। बट इन केस लाइट ऐसे ऑब्जेक्ट से डील करती है जिसके डायमेंशन उसके वेवलेंथ के कंपेरेबल है, मतलब उसके आसपास है। फॉर एग्जांपल बहुत तुमने पेज बहुत स्मॉल सा कट कर रखा है, बहुत स्मॉल सा, तो उसमें जब डील करेगी तो वो कौन सा फिनोमेना होंगे, वेव ऑप्टिक्स। ये कब लगेगा, जब डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो है काफी बड़े होंगे एज कंपेयर टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। और ये कब लगेगा, जब डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो होंगे
कंपेरेबल टू वेवलेंथ होगा। तो मैं छोटा सा बता देता हूँ, इंटरफेरेंस पता है क्या होता है? जो मेरे से वेव्स पढ़े क्लास में, हमें थोड़ा सा उनको पता होगा, दो वेव आके मिली, दो वेव आई मिली, मिलने के बाद एक नई वेव बन गई, दैट इज नोन एज इंटरफेरेंस। क्लास 11 में पढ़ाया था मैंने वेव्स के अंदर ये सब, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये सब भी पढ़ाया था। वही चीज होगी यहाँ पर वेव्स में। वो लेके आया था रस्सी, लेके तो आया था ना, वेवलेंथ। डिफ्रैक्शन जानते क्या होता है? चलो क्लास अगली मतलब वेव ऑप्टिक्स में पढ़ा दूंगा। डिफ्रैक्शन होता है जब लाइट बहुत ऐसे ऑब्जेक्ट को इनकाउंटर करती है जो बहुत छोटे होते हैं उसके कंपेरेटिवली, तो लाइट क्या हो जाती है उस जैसे मान लो किसी वॉल के कॉर्नर से टकरा रही है तो वहां पर थोड़ी सी बेंड हो जाएगी, समझ रहे हो? चलो पढ़ा दूंगा, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ा दूंगा। रब कर दूं? आप तुम्हारे बच्चों वाली डेफिनेशन बता देता हूँ। तुमने बचपन में पढ़ा होगा रियल ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होती है जो जिसको मैं स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं एक मैग्नीफाइंग ग्लास लाऊं, सन की जो इमेज बनाऊंगा मैं वो पेपर पे मैं क्या कर सकता हूँ, ऑब्टेन कर सकता हूँ। दैट इज अ रियल इमेज, है ना। और वर्चुअल इमेज वो होती है जिसको मैं स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकूँ। ये डेफिनेशन क्लास 6 7 8 में पढ़ाई जाती है ना। अब थोड़ा बड़े हो गए हो, अब रियल डेफिनेशन सुनो कि असल में क्या होता है रियल ऑब्जेक्ट। रियल ऑब्जेक्ट क्या होता है, रियल इमेज क्या होती है। पहली चीज तो ये समझने की चीज है, वैसे मैंने ये चीज अपने क्लास 10 के बच्चों को पढ़ाया था कि पहली चीज तो समझने की ये चीज है कि ऑब्जेक्ट जो होगा ना, हाँ हाँ हाँ, ऑब्जेक्ट क्या ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो सकता है? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ऑब्जेक्ट वर्चुअल नहीं हो सकता? ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो सकता है। कैसे? देखो एग्जांपल एग्जांपल रखो ऐसे कि तुम प्लेन मिरर के सामने खड़े हो गए, तुम प्लेन मिरर के लिए रियल ऑब्जेक्ट हो, ठीक है। अब प्लेन मिरर ऐसे है, उस प्लेन के पीछे एक और प्लेन मिरर लगा देता हूँ, उसके लिए तुम ऑब्जेक्ट नहीं हो, उसके लिए तुम्हारी इमेज ऑब्जेक्ट है। और तुम्हारी इमेज कैसी है? वर्चुअल। तो ऑब्जेक्ट कैसा हो गया? अभी तो 7 बजे नहीं बजे, अभी तो मत खाओ, वेट सर, ठीक है। देखो एक बात ध्यान रखना है, इस पूरे चैप्टर में तुम दो चीजों से जरूर डील करोगे, दैट इज ऑब्जेक्ट एंड इमेज। ऑब्जेक्ट एंड इमेज, तुम दो चीजें डील करोगे, ऑब्जेक्ट और दूसरा होगा इमेज। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो बनता है वो किससे बनता है? इंसिडेंट रे से जो आ रही है। और इमेज इसके से बनता है रिफ्लेक्टेड रे या फिर रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे या फिर रिफ्रैक्टेड रे। इन केस ऑफ मिरर इट इज अ रिफ्लेक्टेड रे, इन केस ऑफ लेंस इट इज अ रिफ्रैक्टेड रे, है ना। अब ऑब्जेक्ट जो है वो दो टाइप के होंगे, एक होगा रियल ऑब्जेक्ट, एक होगा वर्चुअल। और ये भी दो टाइप के होंगे, रियल एंड वर्चुअल। रियल एंड वर्चुअल। अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें इंसिडेंट रे एक्चुअली मीट करेगा और वर्चुअल में अपीयर्स टू मीट होगा, मतलब एक्चुअली मिलेगा नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये इंसिडेंट रे आ रही है, ये दूर से आ रही है इंसिडेंट रे, ये कहीं कहीं पर मिलती हुई नजर आ रही है नहीं, पर मिरर के पीछे ये एक्चुअली कहीं पर मीट नहीं कर रही, यहां से आएगी और ऐसे चली जाएगी। ये कौन सी रेज हो गई जो वापस होके गई है? ये रिफ्लेक्टेड रेज है। रिफ्लेक्टेड रेज असल में क्या कर रही है? मिल रही है, तो ये क्या बनाएगी? इमेज कैसा होगा? रियल और वर्चुअल? रियल। पर तुम्हारा जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट है वो इंसिडेंट रे से बनता है, तो उसको मुझे एक्सटेंड करना पड़ेगा, यहाँ पर ये बनता हुआ नजर आ रहा है, तो ऑब्जेक्ट कैसा है? वर्चुअल। आया समझ? और इसमें इसमें भी ऐसे ही होगा, रियल में एक्चुअली मीट करेगी, पर कौन सी रे? रिफ्लेक्टेड या रिफ्लेक्टेड रे। और वर्चुअल में अपीयर्स टू मीट होगा। जैसे कॉनकेव मिरर पढ़ा है तुमने? कॉनकेव मिरर में यही होता है ना कि मान लो तुम्हारी लाइट रे सनलाइट से अच्छा एक बात कॉन्सेप्ट पूछता हूँ, तुमने क्लास 10th में कई बार पढ़ा होगा इन्फिनिटी। क्या मतलब होता है इन्फिनिटी का? इन्फिनिटी पे होगा तो पहले नहीं आएगी, पर इन्फिनिटी कैसे डील करूंगा इन्फिनिटी से? इन्फिनिटी का मतलब क्या? सनलाइट से आ रहे हो, सन वही इन्फिनिटी है। हाँ, किसके कंपैरेटिवली दूर होना चाहिए?
मिरर के फोकल लेंथ के, मिरर के फोकल लेंथ मान लो 5 सेंटीमीटर है और वो आ रहा है 50 मीटर से, तो उससे कितना बड़ा हो गया 5 सेंटीमीटर, वो है 500 सेंटीमीटर, तो उससे कम से कम कितना टाइम ज्यादा है ये 100 गुना, कितना गुना है 100 गुना। तो इसको मैं क्या ले सकता हूँ इन्फिनिटी। पर रियलिटी में 5 मीटर बहुत ज्यादा होता है क्या? नहीं, ये जो इन्फिनिटी ये सब चीजें ये क्या है कंपेरेबल, हाँ फोकल के पर्सपेक्टिव से देखा जाता है। अब जैसे रियल में क्या होगा, ये कॉनकेव मिरर है तुम्हें पता होगा, अच्छा सबको ये पता है ना कि ये होता है प्रिंसिपल एक्सिस, इसके यहाँ पर होता है पोल, यहाँ पर होता है फोकस और यहाँ पर होता है रेडियस ऑफ। अब मुझे एक कॉन्सेप्ट इसके बाद पूछूंगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ अपर्चर के बीच में डिफरेंस बताओ, ये बहुत कम को पता होता है। तुमने बहुत बार सुना होगा इसका अपर्चर स्मॉल है, इसका अपर्चर ज्यादा है, व्हाट इज अपर्चर? अब देखो अगर लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो कहां पर मिलती है? फोकस पे। यहाँ पर ये तुम्हारी कौन सी रेज है? रिफ्लेक्टेड रेज। कौन सी रेज है? ये रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मीट हो रही है, अपीयर्स टू मीट हो रही है, तो जो इमेज बनेगी कौन सी होगी? रियल। बट तुम्हारा कॉन्वेक्स का केस होता है, अगर इसमें पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रहा है, अच्छा एक बात ध्यान रखना, एक चीज लिख लो यहाँ पर, कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, क्योंकि लाइट को क्या करता है ये, और कॉन्वेक्स को, और इसका उल्टा होता है किसमें? लेंस में। कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं और कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बेसिक बता रहा हूँ, पूरे चैप्टर में काम आएगा। ठीक है, इस केस में देखो, इस केस में तुम्हारा जो रिफ्लेक्टेड रेज कौन सी है? रिफ्लेक्टेड रेज तुम्हारी ये वाली है, ये रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मीट करेंगे कभी? ये अपीयर्स टू मीट होंगी हमेशा, और कहाँ अपीयर होंगी? फोकस पे। तो ये रियल ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, आगे समझ रियल और वर्चुअल में डिफरेंस। रियल की बात देखो, रियल कब होगा? इमेज की बात कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए इंसिडेंट रे चाहिए, इमेज बनाने के लिए रिफ्लेक्टेड या रिफ्लेक्टेड रे चाहिए, है ना? अगर तुम्हारी इमेज रियल है तो रिफ्लेक्टेड या रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली मीट करेंगी, और अगर वो वर्चुअल है तो अपीयर्स टू मीट होगी। ऐसा समझ, सेम विद ऑब्जेक्ट, पर ये इतना नहीं पढ़ते हैं जितना जरूरी ये है। क्या समझ आ गया? समझ आ गया जो मैंने भी बताया? वर्चुअल ऑब्जेक्ट का डायग्राम, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का डायग्राम यही तो बनाया था मैंने। ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का डायग्राम है बेटा। रियल का तुम मान लो एक बल्ब है, ये मैक्सिमम सारे केस में रियल ही होते हैं, तुम्हें डायग्राम क्या बना के दिखाना? मान लो यहाँ पर बल्ब है, सनलाइट से रेज ऐसे, बल्ब से रेज ऐसे जा रही है, तो यहाँ पर क्या इंसिडेंट रे एक्चुअली मीट कर रही है, तो रियल का डायग्राम होगा। आगे बढ़ो, अब मैं कुछ और कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि फोकस क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ अपर्चर क्या होता है, ध्यान दो समझना, है ना? सुनो, अब मैं कुछ चीजें बता रहा हूँ, जिसको नहीं पता समझ लेना, है ना? पहली चीज तो ये समझो कि जो पोल होता है ना, वो किसका सेंटर होता है? मिरर का सेंटर होता है। फोकस वो पॉइंट होता है जहां पर रेज जो है एक्चुअली क्या करती है? मीट करती है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर वो पॉइंट होता है जो इस स्फीयर का सेंटर होता है। अब समझो स्फीयर का सेंटर का क्या मतलब होता है। ये जो मिरर है, ये मिरर किसी ना किसी स्फीयर से कट के बना है ना? ये स्फीयर का जो सेंटर रहा होगा वो क्या होता है? सेंटर ऑफ, और इसका जो रेडियस होता है उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब सुनो, ये पार्ट कटा, 3D में सोचना कि इस पार्ट, ये पार्ट का भी तो एक सर्कल होगा इस तरीके का, और इसका भी तो रेडियस होगा, इसका जो रेडियस होता है उसे बोलते हैं रेडियस ऑफ अपर्चर, और जो स्फीयर का सेंटर या स्फीयर का रेडियस उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर है।
अरे मैंने इसको काट दिया 3D में, फिर बॉल अज्यूम करो, कॉस्को की बॉल अज्यूम करो, कॉस्को की बॉल काटी मैंने, है ना, काटूंगा तो कॉस्को की बॉल का जो रेडियस है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, जो पार्ट काटा, पार्ट काटूंगा कुछ ऐसे ही दिखेगा, और उसके ऊपर ऐसे ऊपर सर्कल बन रहा है, समझे, कॉस्को की बॉल काटी मैंने इस तरीके से, इसके ऊपर भी तो एक सर्कल बन रहा होगा, इस सर्कल का जो रेडियस होता है उसे बोलते हैं रेडियस ऑफ अपर्चर। अभी बताओ किस रेडियस ऑफ अपर्चर पहले से पता था, यही होता है, ये बताया था तुमको, चलो अच्छी बात है, जिसको पता था अच्छी बात है, उनको ये चीज याद रहेगी क्योंकि रिवाइज हो गया। क्यों सेम होगा? हाँ, F इज टू 2R या F इज टू R बाय, ये सब पढ़ा होगा तुमने, ये होता है पर नॉट ऑलवेज, तुम्हारे सीबीएसई में हो जाएगा, पर रियलिटी में R माइनस R बाय 2 cos थीटा होता है। पोल फोकस कोई दिक्कत कोई परेशानी, पर एक ध्यान रखना, एक रिलेशन ध्यान रखना कि F इज टू R बाय 2, F is focal length and R is radius of curvature. It is true only for paraxial rays. Paraxial rays समझ रहे हो, जो पैरेलल आती है उसके लिए, या फिर मैं बोल सकता हूँ उसका डिस्टेंस जो होना प्रिंसिपल एक्सिस से बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास होनी चाहिए वो। छोड़ो बस ये समझना, F is equal to R by 2, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। पैरेक्सियल का मतलब ये है कि देखो कुछ जो रेस प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास से आ रही है ना, उसको पैरेक्सियल बोलते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमें करना है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, कुछ नहीं भूल जाओ, ये भी पता है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पहला लॉ क्या है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल एंगल आई इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, एंगल आर इज एंगल नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। ये बताने की जरूरत है क्या? क्या नाता है यार, इतना गवार पढ़ने लगा है, ठीक है। अब इसके अगली चीज है, तीन चीज, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये एंगल है ना, एंगल आई। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है जैसे मान लो एक प्लेन है, तो ये नॉर्मल हो गया, ये इंसिडेंट रे हो गया, रिफ्लेक्टेड रे हो गया। चलो बेटा कॉपी उठाओ। तो ये नॉर्मल, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे तीनों सेम प्लेन में लाई करना चाहिए, मतलब एक ऐसा प्लेन होना चाहिए जो तीनों को कंटेन करता हो। ऐसा ना हो कि ये इधर चला जाए, ऐसा चला गया तो ये दो तो सेम प्लेन में हो गया बट ये सेम प्लेन में नहीं हुआ। अब दिखने दो ना उनको, छिपा दिया उसको। समझ आया मैं क्या बोल रहा हूँ? ऑल लाइन ना सेम प्लेन, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये क्या है, सेम प्लेन, तीनों एक प्लेन को कंटेन करते होंगे। और अगर ऐसे होगा तब भी सेम प्लेन है, क्यों? प्लेन ऐसे हो सकता है, बट अगर मैं ब्लैक को ऊपर ऐसे कर दूं और इसको ऐसे रखूं तब नहीं होगा। तब वेक्टर्स पढ़ा तुमने मैथ्स के अंदर, टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। वेक्टर पढ़ लिया? इस महीने पढ़ा था क्लास 11 ठीक है, आगे बढ़ो। चलो भाई शांत हो जाओ। ये दो तीन कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। पहला कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है तो या तो फोकस से पास होगी, अपीयर टू पास होगी, समझ रहे हो? कॉनकेव के केस में क्या होता है? अच्छा इससे पहले मैं ये पढ़ा देता हूँ। प्लेन मिरर पता है तुम्हें? इसके इमेज की प्रॉपर्टीज पता है? इमेज पहली बात तो उसका सेम साइज का बनता है, सेकंड चीज सेम साइज सेम डिस्टेंस से बनता है, उसके बाद रियल होता है वर्चुअल होता है, और कैसे होता है? इरेक्ट का मतलब समझते हो? मान लो ये ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज ऐसे ही बन जाए तो ये क्या है? और ऑब्जेक्ट ऐसे है, इमेज उल्टी बन जाए। और इन्वर्टेड एक होता है लेटर इन्वर्जन। उसमें क्या होता है, जैसे मिरर में राइट
लेफ्ट दिख रहा है, तो ये क्या है, लेटर इन्वर्जन, ठीक है। हाँ, मैग्निफिकेशन क्या है, 1। मैग्निफिकेशन का मतलब समझ रहे हो कि ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट है और इमेज है, अगर ऑब्जेक्ट और इमेज ऑब्जेक्ट से कितनी बड़ी बनी है कितनी छोटी बनी, कितना गुना, जैसे मान लो ऑब्जेक्ट था 10 मीटर का और इमेज बन गई 20 मीटर की, कितना मैग्नीफाई हो गया, ट्वाइस, ठीक है। और मान लो ऑब्जेक्ट है 10 मीटर का, इमेज बने 5 मीटर का, तो मैग्नीफाई हुआ है, डिमिनिश्ड है, डिमिनिश्ड का केस है। डिमिनिश होगा कि साइज ऑफ इमेज जो होगा कम होगा साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से, और मैग्नीफाइड होगा साइज ऑफ इमेज ग्रेटर होगा साइज ऑफ। डिमिनिश मतलब जैसे तुम हो, शीशे के सामने खड़े हुए, तुम्हारी हाइट छोटी हो गई, जब बड़ी होती है मैग्नीफाइड, enlarged, ठीक है। ये बताने की जरूरत है enlarged और ठीक है। तो ये इरेक्ट होता है, इसमें अभी तो क्लास चालू भी नहीं हुई। लेटर इन्वर्जन और इमेज एक और क्या होती है, ये सब कुछ हो तो ही गया, चलो ठीक है। प्लेन मिरर की इमेजेस के बारे में सब कुछ पता चल गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी, ये प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए, ठीक है। इसमें शायद ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन भी आता था कि एक, हाँ ट्रिग्नोमेट्री में क्लास 10 के अंदर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में, नहीं कि एक क्लाउड है और उसमें मतलब ऐसा कुछ होता था, उसका हाइट दे देते थे और उसमें रिवर के अंदर उसकी इमेज बन रही है। अब देखो, तीन रे डायग्राम बनाने के लिए रे डायग्राम बनाने के लिए कम से कम कितने रेज की जरूरत होती है, 2 रे की, है ना। तो ये पता होना चाहिए कि मान लो कॉनकेव का केस है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है तो कहां से पास होगा, और कॉन्वेक्स का केस है, अपीयर्स टू पास होगा कहां से, रिवाइज नहीं कर रहा हूँ, छोड़ देता हूँ, रिवाइज करवा रहा हूँ मैं, ये उसमें ड्राइव चाहिए इसको, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगला है कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो क्या करेगी, रिट्रेस कर लेगा पाथ को। इसका रीजन जानता है कोई, क्योंकि भगा देते हैं, सुनो, किसको पता है इसका रीजन। क्या चीज किसका, अगर मान लो कोई रे है प्लेन में रखे परपेंडिकुलर आ रही है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होना चाहिए, तो वो चली भी जैसे नहीं जाना चाहिए, मतलब अगर प्लेन के परपेंडिकुलर जाएगा तो जैसे आइए वैसे वापस चले जाएगा, ठीक है। ये क्या समझ आया, ऐसे ही यहाँ पर है, अगर स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही, अगर असल में क्या है, नॉर्मल के साथ जो एंगल है इस केस में 0 है, तो रिफ्लेक्शन का भी जो एंगल होना चाहिए 0 होना चाहिए, तो वो ऐसे ही वापस चली जाएगी। इस केस में भी ऐसा ही है, तो मैं दिख नहीं रहा, पर जब मैं इस केस में देखता हूँ ना तो नॉर्मल कैसे चेक करूंगा, यहाँ पर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। इस पॉइंट में मैंने टेंजेंट ड्रॉ करा और नॉर्मल क्या होता है उसके परपेंडिकुलर, तो ये जो लाइट रे है ना ये नॉर्मल के अलोंग जा रही है, इसमें से अपने पाथ को रिट्रेस कर लेती है। इसका अगला कॉन्सेप्ट देखो, अगर इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाती हुई दिख रही है मुझे, तो क्या करेगी, तभी पाथ को क्या कर लेगी, रिट्रेस कर लेगी, ठीक है। इसमें पास होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, वहां पर होना पास होगी, वो कौन सा रे है, कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स, ये कॉनकेव होता है भाई, वो कॉन्वेक्स है। थर्ड केस कौन सा है कि अगर ये पोल्स के पास से जाती है तो कैसे चली जाएगी, इस तरीके से, यहां पर भी क्या हो गया, फिर क्या हो गया, ठीक है। और इसमें कैसा होगा, वो क्या बनाया है, वो इधर आ गया, ये सब तो पता होगा ना, ये 3 रे डायग्राम्स किसमें पढ़े हैं, क्लास 10 में पढ़े हुए। अब इनमें से किसी की 2 का यूज करके मैं क्या बनाता हूँ, रे डायग्राम्स। कॉनकेव के कितने केसेस है, 6, 5 है रियल वाला। अच्छा एक बात ध्यान रखना, जब जब रियल इमेज बनेगी वो इन्वर्टेड होगी, और जब तक वर्चुअल इमेज बनेगी वो इरेक्ट होगी, ठीक है। बढ़ू आगे,
अब तुम पेज नंबर एक बार इस पे आ जाओ, पेज नंबर 8-9 के आसपास है, जहां पर मैंने ये इमेज बना रखे हैं 6 कॉनकेव के। सबको ये 6 केस याद होने चाहिए। सबसे पहले ये ध्यान रखना, जैसे जैसे मैं इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट को पास में लाऊंगा इमेज दूर जाएगी। पेज नंबर 8 या 9 के आसपास एक चार्ट बना पड़ा है। हाँ ये और ये क्या करना है? ये याद होना चाहिए। क्या है इसमें? किसके बैग से? ये आपने अपना बनाया ये है। फिर आपने इसमें एक ही रेस में बनाई है। हाँ 2 रे से बनवाइए भाई, सही चीज है। अच्छा तुम्हारा याद करो, सबसे पहले तुम्हारा 2 केस तो ऐसे ही याद हो जाते हैं। ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो इमेज क्या बनेगी? फोकस फोकस पे। और ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज क्या बनेगी? इन्फिनिटी पे। आया समझ? सेकंड, अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो इमेज क्या बनेगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। आ गया समझ? कोई दिक्कत कोई परेशानी? तुम्हारे इसमें ना 6 केस होंगे। बियॉन्ड सी का केस हुआ है। अभी तो होता है। कौन कौन सा केस होगा? एक इन्फिनिटी वाला, फिर बियॉन्ड सी, फिर सी, फिर सी एन एफ, एंड फिर एफ एंड टी। समझना बात को। सबसे पहली इमेज क्या बनी? फोकस पे, जब वो कहां पर था? इन्फिनिटी पे। ठीक है, फिर मैंने पास लेके आया, कहां लेके आया? बियॉन्ड सी। जैसे मैं लेके आया थोड़ा पास तो इमेज थोड़ा दूर भागेगी, तो किसके बीच में बना? एफ एंड सी के बीच में। जब मैं सी पे लेके आया तो इमेज भी कहां बनी? सी पे। जैसे सी से मैंने इधर करा तो इमेज यहां से इधर गई, तो जब मैंने सी एंड एफ के बीच में करा तो किधर चले गई? बियॉन्ड सी। जब मैंने एफ पे करा तो किधर भाग गई? इन्फिनिटी। और एफ एंड पी के बीच में करा, अब कहाँ भागेगी? फिर वो चलता है बिहाइंड द मिरर। तो 5 केस इसके कौन से हैं? रियल एंड रियल एंड रियल एंड रियल एंड इन्वर्टेड। रियल इमेज हमेशा कैसी होती है? इन्वर्टेड। कोई दिक्कत कोई परेशानी? अगली चीज, एक बात ये समझ आ गया, ये याद हो गया। अगली चीज ये देखो, तुम देखोगे जैसे जैसे इमेज दूर जा रही है ना, वैसे वैसे साइज ऑफ इमेज भी बढ़ता जा रहा है। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो वो इमेज का बनी है? फोकस पे। और फोकस पे बन रही है और उसका साइज कैसा है? पॉइंट साइज है। ठीक है, रियल इन्वर्टेड है और साइज कैसा? पॉइंट साइज। जैसे मैंने बियॉन्ड सी करा तो इमेज थोड़ा सी एंड एफ के बीच में आ गया, पर साइज थोड़ा बढ़ गया, साइज थोड़ा बढ़ गया। अभी पर वो कैसी इमेज है? डिमिनिश। कैसी इमेज है? यहाँ पर हाईली डिमिनिश्ड है, वहां पर डिमिनिश्ड हुई है। ठीक है, जैसे मैं सी पे आ गया, सी पे आया तो वो भी किस पे आ गया? सी पे। इमेज अभी भी कैसी है? रियल एंड इन्वर्टेड, पर किसकी होगी? सेम साइज की। जैसे मैंने इधर करा, अब उसका साइज क्या हो गया? बढ़ेगा। सी से बियॉन्ड जाते हुए क्या हो गया? इनलार्ज। एफ पे जाके इन्फिनिटी पे बनेगा, हाईली इनलार्ज बनेगा। आया समझ? और एफ एंड पी में भी इनलार्ज ही बनता है। कोई दिक्कत कोई परेशानी? कोई दिक्कत कोई परेशानी? रियल हमेशा हाँ, जब इसके पीछे बनेगा तो कैसा बनेगा? वर्चुअल एंड